सो हे एवरीवन, वेलकम टू फिक्शन एडिक्शन। लास्ट पार्ट हमने बहुत एक अजीब मोमेंट पर आकर छोड़ दिया था, जिसमें सुजन ने इबो से कुछ ऐसे शब्द कहे थे जिसने ऑलमोस्ट उस रूम में जितने भी लोग प्रेजेंट थे सबकी सांसों को रोक दिया था। सुजन ने इबो की आंखों में देखते हुए कहा, यू आर इजाज फादर। अब उसके आगे कुछ पल के लिए सुजन की वो चीखती हुई आवाज़, दर्द से कराते हुए शब्द और उसकी आंखों के आंसू सब कुछ जैसे थम से गए थे। एक सन्न सी आवाज़ सभी के कानों में गूंज रही थी। सब बस भौचक्के से होकर सुजन की तरफ देख रहे थे, क्योंकि किसी का भी माइंड इस शब्द को, इस बात को प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। फाइनली कुछ सेकंड्स के बाद जब जियांगशेंग देख रहा था कि सुजन किस तरीके से इबो पर बस चढ़ी ही जा रही है और इबो कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं कह रहा है, यहाँ तक कि वो हिल तक नहीं रहा है, एट लास्ट जियांगशेंग ने सुजन को लगभग पुश करते हुए कहा, ये मजाक का वक्त नहीं है। व्हाट द हेल आर यू सेइंग? चैंग का पुश इतना ज़्यादा तेज नहीं था, पर सुजन इस वक्त बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड थी। उसकी बॉडी फिजिकल कंडीशन भी कुछ ज़्यादा खास अच्छी नहीं थी, तो जियांगशेंग का वो छोटा सा पुश भी सुजन को काफ़ी तेज लगा था और वो लगभग गिरते गिरते बची थी। तो आंट मैरी पीछे आकर खड़ी हो गई, जिसने सुजन को संभाल लिया और जियांगशेंग के इस पुश ने बाकी सब लोगों की निगाहें भी जियांगशेंग की तरफ मोड़ दी थी। जी ने लगभग जियांगशेंग की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? लड़की को इस तरीके से ट्रीट करना बंद कर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका हाथ लगाने की? ठीक है, तो वे जी जियांगशेंग को कूदने लगी। चैंग ने जी की तरफ देखते हुए कहा, मैंने उसे इतना तेज पुश नहीं किया है, बट आई मीन what is she saying? I mean, listen to her. तुमने सुना ना इसने क्या कहा? तभी सुजन ने आंट मैरी से खुद को छुड़ाते हुए इबो के पास आते हुए कहा, तुमने सुना ना मैंने क्या कहा है? तुमने सुना ना? गॉड डैम इट, कुछ बोलो, हमारे पास समय नहीं है। वो ईसा को ऑर्फनेज में दे दे के कुछ बोलो, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? नहीं तो वो इबो को झकझोरने लगी, हिलाने लगी। वही इबो, उसे खुद भी नहीं पता कि उसकी बॉडी के साथ, उसके माइंड के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि सुजन के शब्द उसके माइंड में रजिस्टर्ड तो हुए हैं, पर शायद वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। ना ही तो दिमाग, ना ही दिल, नहीं आवाज़, जब तो गले से कोई आवाज़ आ ही नहीं रही है। वो बस बदहवास सा होकर सुजन की तरफ देख रहा है, सोललेस एंड माइंडलेस स्टेट में। और इबो की चुप्पी कहीं ना कहीं सुजन के गुस्से को, उसके उस पूरे स्टेट को और ज़्यादा वनरेबल कर रही थी, क्योंकि सुजन बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। जहान की उसे बहुत फिक्र हो रही थी। एक तो सुजन ऑलरेडी आंट मैरी के फ़ोन कॉल के बाद इतनी दूर से यहाँ पर आई है, एक दिन गुजर चुका है। एक पूरे दिन में जहान के साथ वहाँ पर क्या कुछ हुआ होगा, इस बात के बारे में सुजन बहुत अच्छे से समझ सकती है, जान सकती है, क्योंकि इससे पहले भी जहान के साथ सुजन ही थी। लेकिन उस टाइम पर जैज ने ये सब कुछ नहीं किया था, पर इस बार इस पूरे सिचुएशन के अंदर जैज का हाथ है, क्योंकि अभी जब सुजन जहान से वहाँ उस कस्टडी रूम में मिलकर आ रही है तो वो देख कर आ रही है पूरा सीन सिनेरियो कैसा था। लोग जहान की कुछ भी नहीं सुन रहे थे, जहान उससे बस प्लीड कर रहा था, उसे ये कह रहा था किसी भी तरीके से सिचुएशन से बाहर निकाला जाए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इसलिए सुजन के पास समय नहीं था और वो इबो को यही समझाने की कोशिश कर रही थी, पर गॉड डैम इट, इबो तो कुछ कह ही नहीं रहा। सुजन ने लगभग इबो की तरफ देखते हुए कहा, फक आई मीन व्हाट द हेल, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? कुछ सुनाई दे रहा है? मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, हाँ? कुछ भी नहीं कहोगे? ऐसे ही खड़े रहोगे? अपने बच्चे को उस अनाथ आश्रम में जाते हुए देखना चाहोगे? अपने खुद के बच्चे को तुम कैसे छोड़ सकते हो? व्हाई तुम्हें जान की फिक्र नहीं है? हाँ, तुम्हें कोई परवाह नहीं हो रही? तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, इज्जत तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा गॉड डैम इट, कुछ करो उससे पहले कि वो तुमसे उसे छीन ले, तुम्हें कुछ करो। इंसान मर जाएगा उसके बगैर, कुछ करो प्लीज, आई प्लीड यू, आई बेग यू प्लीज। ठीक है, तो वे सुजन जमीन पर बैठ जाती है। उसने इबो के कॉलर को पकड़ रखा था और कॉलर पकड़ते कब वो उसके पाँव तक पहुंच गई थी, इस बारे में उसे भी पता नहीं चला। वो बस इबो का वो ठंडा सा हाथ पकड़कर बस उसे प्लीड करने लगी, उससे मिन्नतें करने लगी। एंड एट लास्ट अब जाकर इबो के सेंस जैसे कहीं जिस जागे थे, उसने सुजन की तरफ अपनी उन आश्चर्यचकित आंखों से देखकर टूटे फूटे शब्दों में कहा, क्या कहा तुमने? सुजन ने अपनी निगाहों को उठाया, इबो की तरफ देखा। दोनों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, पर सुजन की आंखों का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि वो उसे संभाल नहीं पा रहा था, इसलिए वो भी सुजन के लेवल पर बैठ गया। उसने सुजन की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने अभी? सुजन ने कहा, मैं बस कह रही हूँ, प्लीज़ उसे बचा लो, वो चला जाएगा, साथ कुछ हो जाएगा। अगर ईसा को कुछ भी हो गया तो प्लीज़, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, पर तुम कर सकते हो। आई बेग यू प्लीज़ इबो प्लीज़। ये कहते हुए वो इबो की तरफ देखने लगी। इबो ने कहा, मुझे बताओ तो सही, तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। ईसा मेरा बेटा, पर कैसे? आई मीन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ प्लीज़ मुझे बताओ प्लीज़। अगर तुम ये कह रही हो कि जानका से मेरी शादी, मैं जानका और मैं मैरिड नहीं है, वो उसकी कस्टडी मेरे पास नहीं है। जानका मुझे बहुत पहले ही छोड़कर चले गए थे, तब हम लोगों ने कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं किया था। ईसा की कस्टडी में मैं एज अ पेरेंट नहीं ले सकता, बट डोंट वरी, मेरे पास बहुत अच्छे लॉयर्स हैं। मैं इस शहर का सबसे बेस्ट लॉयर हायर करूँगा। ईसा को कुछ नहीं होगा। हाँ, जानका से ईसा को कोई कहीं नहीं लेकर जाएगा। जानका का बेटा है ईसा, एंड वो हमेशा जानका का बेटा ही रहेगा। ये वो कैसी बातें सुनकर सुजन ने लगभग
स्पीच जैसा होकर इबो की तरफ देखा। वो प्रोसेस नहीं कर पा रही थी कि इबो क्या कह रहा है। क्या जो सुजन कह रही है वो इबो को समझ नहीं आ रहा। सुजन ने कहा, वो सिर्फ सान का बेटा नहीं है। इबो ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, वो सनाया और सान का बेटा है, बट कोई बात नहीं, वो मेरा भी बेटा है, सान का बेटा है, लेकिन मेरा बेटा मैं सान, आई मीन He is everything for me also. So don't worry. You don't have to worry. ये कहते हुए बस वो सुजन की तरफ देख रहा था। सुजन ने कहा, Are you sick? Are you sick or what? Huh? Are you dumb? I'm clearly saying that he is your son. इबो ने कहा, Yeah, I accept that. He is my son, and I don't. I mean, I take his responsibility, but I'm not. I mean, मैं उसका फादर नहीं हूँ। सानगा एंड सनाया दे आर हिज पेरेंट्स। ओके, तुम्हें शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वो मेरा बेटा नहीं है। आई मीन मैंने और सानगा ने उसे अडॉप्ट भी नहीं किया है। हम लोग उसके ऑफिशियल पर इससे पहले कि वो कुछ भी कहता, सुजन लगभग झटका देकर खड़ी हो गई थी। उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा, तुम सच में पागल हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, भाड़ में जाओ, तुम कुछ समझ नहीं आ रहा, जाओ भाड़ में। ठीक है, तो वे बस इबो को छोड़कर सान की कबर्ड में वापस चली जाती है। वापस बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को ढूंढने लगती है, वही डॉक्यूमेंट्स जो उसे चाहिए थे, जिसमें से एक ईसा का बर्थ सर्टिफिकेट भी था। वो बस उन्हें ढूंढ ही रही थी। तभी इबो ने सुजन का हाथ लगभग पकड़ते हुए कहा, हे तुम बात को इस तरह से बीच में छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने कहा ना मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मुझे बताओ कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। एंड चैंग तुम लॉयर को कॉल करो, अभी कॉल करो। एंड सुजन मुझे बताओ सान का कहाँ है, हम अभी चलेंगे। ये तो है इबो सुजन की तरफ देख रहा था। सुजन ने कहा, तुमसे कुछ नहीं होगा। मैंने कहा ना, तुम्हें इतनी सी बात मेरी समझ नहीं आ रही कि लॉयर की जरूरत नहीं है, तुम सिंपली उसके ऊपर अपनी ओनरशिप ले सकते हो। यू आर हिज फादर। इबो ने कहा, सुजन ने कहा, नॉट अडॉप्टेड, नॉट सनायास, ही इज योर एंड सन्स एंड हियर इज द प्रूफ। ठीक है, तो उसने फाइल में से पेपर निकाला है, इबो की आंखों के सामने रख दिया, क्योंकि मे बी शायद इबो को सुजन की बातें समझ नहीं आ रही। सुजन जो कह रही है वो इबो प्रोसेस नहीं कर पा रहा, लेकिन एटलीस्ट इस पेपर को देखकर तो वो कुछ समझ ही सकता है ना। एंड यही लास्ट ऑप्शन है इबो को बिलीव कराने का, इसलिए सुजन ने उस पेपर को इबो के सामने रखा। अब तक जी भी वहाँ पर आ गई थी। लूसी वॉज ऑल्सो देयर। लूसी इबो की तरफ देख रही थी, जी की तरफ देख रही थी, इस पूरे सीन को देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था एंड शी वॉज जस्ट फील नथिंग। बट इबो उसकी दुनिया से थम गई थी। उसने अपने कांपते हुए हाथों से उस पेपर को लिया एंड एक बार फिर से पेरेंट सेक्शन में वही दो नाम थे, सान एंड इबो, एंड द बर्थ चाइल्ड नेम वॉज ईसा। वो बर्थ सर्टिफिकेट वैलिड था, गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड था, पर ये वो नहीं था जिसने वहाँ पर खड़े हुए एक एक शख्स की दिल की धड़कनों को रोक दिया था, बल्कि वो सेक्शन था जहाँ पर ये मेंशन था कि ईसा को बर्थ किसने दिया है, कौन उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। और बायोलॉजिकल पेरेंट्स में बर्थ देने वाले सेक्शन पर सान का नाम था और बायोलॉजिकल फादर के सेक्शन पर इबो का नाम था। डॉक्टर के सेक्शन में हाउशवान का नाम था और सुपरवाइजर के सेक्शन में हुआन का। सपना, सच, हकीकत, रियलिटी या सिर्फ इमेजिनेशन जैसे फ़र्क समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था सभी के लिए। जितने भी लोगों ने उस पेपर को देखा वो सब अनबिलीवेबल और डिसबिलीव में बस उस पेपर को और फिर एक घड़ी सुजन की तरफ देख रहे थे। चैंग ने तो अपने आप को 2 कदम पीछे कर लिया था, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इस पेपर में लिखा क्या है। वहीं दूसरी तरफ जी ने इबो के हाथ में से उस पेपर को खींचा और वो उसे पढ़ने लगी, क्योंकि वो एक डॉक्टर है एंड ऑफ कोर्स वो इस पेपर की गंभीरता को जान सकती है और जो भी मेडिकल रिपोर्ट उस पेपर के साथ जुड़ी हुई है वो सारी रिपोर्ट को भी। और जैसे जैसे जी पढ़ रही थी उसके पूरे चेहरे के रंग बदलते जा रहे थे। चैंग ने अपनी अटकी हुई आवाज में कहा, इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, नो, हाउ इज दैट पॉसिबल। सुजन ने चैंग की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट इम्पॉसिबल, हाँ, और ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या तुम्हें भी यकीन नहीं है इबो, क्या तुम्हें भी यकीन नहीं है मेरी बातों पर, प्लीज जवाब दो, गॉड डैम इट, कुछ बोलो। ठीक है, तो वे एक बार फिर से सुजन ने इबो के कॉलर को पकड़ लिया था, क्योंकि इबो रूम में आवाज था सुजन की तरफ देख रहा था। ऐसा लग रहा था इबो के चेहरे को देखकर जैसे किसी ने जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया हो, जिससे बस उसका दिमाग कहीं सुन्न हो गया हो। और क्या इसमें गलती इबो की थी? नहीं, बल्कि ये हकीकत ही कुछ ऐसी थी जिसके आगे सब बस सन्न थे, बिल्कुल शांत। चैंग ने जी की तरफ देखते हुए पूछा, जी क्या ये सच में सच है? हाँ, जी ने कहा, I can't believe this, but it is truth. It is सान। चैंग ने कहा, बट कैसे? जी ने कहा, I know, तो I mean it is medically almost। सुजन ने कहा, मुझे पता है तुम सब लोग यही कह रहे हो ना कि मेडिकली अप्रूव्ड नहीं है,
इस दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता, बट ऐसा हुआ है। आई मीन जान इज अ लकी वन और इज द मोस्ट अनलकी वन। आई कांट से दैट बिकॉज आई मीन अगर ईसा नहीं होता तो शायद आज ईबो और जान एक साथ होते, पर जब ईसा आया तो जान तो ईबो के पास पहुंच ही नहीं पाया। ईबो के पास ना जाने का शायद एक रीज़न ईसा भी था, क्योंकि कहीं ना कहीं जान को एक एक्सेप्टेंस, आई मीन समझ रहे हो ना, ये आसान नहीं था उसके लिए एक्सेप्ट करना। तो वो ये भी नहीं सोच पा रहा था उस टाइम पर, प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि तुम लोग उसे एक्सेप्ट करोगे या नहीं। ये बहुत अलग चीज़ है ना, नॉर्मली जनरली ऐसा नहीं होता। बट मेरा दिमाग अभी काम नहीं कर रहा, बट प्लीज़ अभी वक्त बात करने का नहीं है ईबो, प्लीज़ कुछ करो ना। हाँ, ये तो सुजन ने ईबो के हाथों को पकड़ लिया था। सुजन के बार बार पकड़ने पर आखिरकार ईबो ने सुजन की तरफ देखा और अपने अटकते हुए शब्दों में कहा, सान का हार्ट, I can't process, I can't understand what is this, हाँ सुजन प्लीज। सुजन ने कहा, I know it's hard to believe, in fact it is impossible for you, for anybody, but this is the truth and I know I'm not the person, मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम्हें सब कुछ बताना चाहिए। No, I'm not. I hate myself for told you about that because it is not my right. It is Zan's and your life, your family, your truth. But अभी हमारे पास टाइम नहीं है वो। I swear to my God, I swear to anything. Isa is your blood and flesh. You are his biological father and San is the one who gave the birth to Isa. And if you don't believe, I mean, अभी भी तुम्हें अगर यकीन नहीं आ रहा ना तो एक मिनट रुको। ठीक है, तो सुजन दौड़ कर उसी अलमारी के पास जाती है जहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ बहुत सारे पिक्चर्स रखे हुए थे। उन सभी पिक्चर्स में से एक एल्बम निकाल कर बाहर लाती है। ये वही एल्बम थी जो ईसा की प्रेगनेंसी के टाइम पर सुजन ने जान के कुछ क्लिक किए थे। वही सारी एल्बम्स के अंदर जान के बहुत सारे फोटोग्राफ्स थे। वो बात अलग थी कि जान एक भी फोटोग्राफ खिंचवाने के बिल्कुल मूड में नहीं था, पर चुपचाप से कैंडिड कर कभी अचानक से सुजन ने ये सब फोटोग्राफ चुप आकर खींचे थे। और फिर ईसा के फर्स्ट बर्थडे पर सुजन ने जान को गिफ्ट किए थे। जान उस दिन कितना रोया था उस दिन के बारे में सुजन आज भी याद कर सकती है, पर अभी वो सब कुछ याद करने का वक्त नहीं है। अभी तो ईबो को यकीन दिलाने का वक्त है और ये एल्बम शायद ईबो को यकीन दिला दे। सुजन ने ईबो के हाथ में उस एल्बम को रखा। जी सुचैंग, यहाँ तक कि लूसी भी उस एल्बम को देखने के लिए वहाँ पर आ गई थी। जैसे से ईबो अपने उन कांपते हुए हाथों से एक फोटोग्राफ को देख रहा था, उसे यकीन नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। सुजन बोले जा रही थी लगातार। सुजन ने कहा, मैं जानती हूँ तुम्हें यकीन नहीं होगा, बहुत कुछ है ईबो जो तुम्हें नहीं पता, बहुत कुछ। एंड आई एम सॉरी, मुझे सब कुछ नहीं कहना चाहिए था, नहीं बताना चाहिए था, बट प्लीज मेरे बेबी की हेल्प करो। He's a fighter, हमेशा लड़ाई करता है, हमेशा जीतता है, पर आज उसे अपने पेरेंट्स की ज़रूरत है, अपने दोनों पेरेंट्स की। इंसान ने हमेशा उसे प्रोटेक्ट किया, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो वो कर सकता था उसने वो किया, पर आज वो कुछ नहीं कर पा रहा। प्लीज़ ईबो, आई बेग यू, प्लीज़ लिसन टू मी जस्ट वन टाइम प्लीज़। आई नो तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल हैं, गुस्सा है और भी बहुत कुछ है, तुम फ्रस्ट्रेट महसूस कर रहे होंगे, शायद इस रियलिटी को भी स्वीकार ना करना चाहो, पर इस पर सुजन कुछ भी कहती। ईबो ने सुजन की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? सुजन एकदम से बोलते रुक गई थी। उसने ईबो की तरफ देखा। सुजन ने कहा, क्या? ईबो ने कहा, अभी भी तुमने क्या कहा? सुजन ने कहा, ईबो ने कहा, मैं उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करूँगा? वाई? सुजन ने कहा, बिकॉज ईबो ने कहा, if he is mine then I accept him, if he's not mine then I also accept him, because everything which is related to my Sangha, everything is mine। फिर वो चाहे उनका दर्द हो, उनकी तकलीफ हो, आंसू हो, खुशी हो, कुछ भी, इस पूरी दुनिया में ये लाडवागी वो किसी से बेशर्त जो प्यार करता है ना, वो जान है, शाहजान। शायद उन्हें मेरे प्यार पर इतना यकीन नहीं था, तभी तो उन्होंने मुझे ये सब कुछ नहीं बताया, पर यकीन करो इस दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा शाहजान से ही प्यार करता हूँ, उनसे जुड़े हर एक चीज़ से मैं प्यार करता हूँ। और ये तो I don't know ये कैसे हुआ, I don't know, I mean I have lots of questions, I can't accept, मेरे लिए आसान नहीं है, पर this is seriously my, हाँ सुजन प्लीज, ये कोई मजाक, I mean it is truth, हाँ it is। सुजन ने कहा, yes
ही इज योर सन। ईज़ा का बर्थ सर्टिफिकेट तुम्हारे नाम से अटैच्ड है। तुम और सान उसके रियल में बायोलॉजिकल फादर हो। तुम्हारा सर्टिफिकेट भी इसमें अटैच्ड है, इसीलिए ईज़ा की कस्टडी पर जितना हक सान का है उतना तुम्हारा भी है। ईज़ा के बर्थ के टाइम पर जब ईज़ा का बर्थ हुआ था तब सान ही इज़ इन अ वेरी बैड स्टेट। इनफैक्ट काफ़ी लंबे वक्त तक भी वो ऐसा ही रहा था। उस टाइम पर हमें बहुत फिक्र थी। ऐसा मोमेंट था जब हमें लगा हमने सान को खो दिया। आफ्टर प्रेगनेंसी एंड इन प्रेगनेंसी सान वो नहीं था जो सान होना चाहिए था। आई कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स। मैं नहीं बता सकती उसकी मेंटल स्टेट कैसी थी, बट ही इज़ इन वेरी बैड स्टेट। और उसके बाद प्रेगनेंसी के बाद वो बहुत चीज़ों से डील कर रहा था। तो उस टाइम पर डॉक्टर्स ने उसकी पूरी मेंटल कंडीशन को देखकर, फिजिकल कंडीशन को देखकर ये कह दिया था कि अगर सान ने अपना ख्याल नहीं रखा तो वी लॉस्ट हिम। सो हाउस शुआन ने ये सजेस्ट किया था, सान को बिना बताए ईज़ा की कस्टडीज़ में, उसके सर्टिफिकेट्स में तुम्हें नॉमिनी बना दिया था, क्योंकि अगर सान का कुछ हो जाता तो इस पूरी दुनिया में तुम होते जो ईज़ा के सच में अपने होते, उसके फादर। सान के बाद तुम्हें उसे संभालना होता। थैंक गॉड ऐसा मोमेंट कभी आया नहीं। मैंने सान को बहुत बार कहा था कि तुम्हें सच बता दे। मुझे नहीं पता, पता भी है, बट ये तुम सान से ही पूछो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि उसने तुम्हें क्यों नहीं बताया। बट यकीन मानो सान तुम्हें बताना चाहता था, वो तो तुम्हें हमेशा बताना चाहता था, पर शायद कुछ चीज़ थी जो उसे रोक रही थी। यही कहो बहुत सारी चीज़ें थी जो उसे रोक रही थी। बट एक्सेप्ट करना, रियलिटी में होना, किसी को बताना, इट्स टोटली अपोजिट केस। इमेजिन करो तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और कोई लड़की अगर तुमसे कहे कि आई एम प्रेग्नेंट विद योर चाइल्ड, तो दे क्वाइट एक्सेप्टेबल है। इनफैक्ट इट इज सो जनरल, बट इमेजिन करो यही केस अगर रिवर्स कर दिया जाए और किसी गे कपल में से ये सिचुएशन सामने आए और तुम्हारा पार्टनर तुमसे आकर कहे कि ही इज प्रेग्नेंट विद योर चाइल्ड, तो कौन यकीन करेगा, है ना। बहुत से लोग डिस्कस भी फील करते इससे पहले कि सुजन कुछ भी कहती बोलेगा नेवर। सुजन ने कहा जान बहुत लकी है कि तुम उसके पास और तुम ऐसा कह रहे हो, बट उस टाइम पर कंडीशन बहुत अलग थी, बहुत कुछ हो रहा था, बहुत कुछ मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती कि क्या क्या हो रहा था। बट अभी इन सब चीज़ का वक्त नहीं है। अभी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने का वक्त नहीं है। अभी ईज़ा को तुम्हारी ज़रूरत है। प्लीज़ आई बेग यू प्लीज़। ठीक है, तो सुजन ने अपने हाथों को छोड़ लिया था और जैसे ही उसने ये किया कि वो ने अपने हाथों को सुजन के हाथों के ऊपर रखा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डोंट क्राई एंड डोंट बैक मी, ईज़ा इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, सान का इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मेरे रहते हुए कोई भी उनका कुछ नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। आई एम द फॉल फॉर माई फैमिली। इबो ये कह तो रहा था, पर चैंग था, सिर्फ चैंग था जो देख सकता था जैसे कुछ कहते वक्त इबो के हाथ कैसे कांप रहे हैं, वो खुद कितना ठंडा पड़ा हुआ है, उसकी मेंटली स्टेट क्या है, वो यकीन कर पा रहा है सच को या नहीं यकीन कर पा रहा, उसके मन में क्या कुछ है कि कोई भी इस कमरे में समझ पाए या ना समझ पाए, पर चैंग अकेला ऐसा शख्स था जो समझ पा रहा था। उसके लिए खुद की यकीन करना बहुत मुश्किल था। इनफैक्ट वो अभी भी इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। तो इबो उसके बारे में चैंग क्या कह सकता था, बट अभी चैंग है जो इबो के पीछे खड़ा है। उसने अपने हाथ को इबो के उस कांपते हुए हाथ पर रखा है, उसे मुट्ठी बांधते हुए कसकर पकड़ लिया। जैसे ही इबो को चैंग के हाथ का एहसास होता है, उसने अपनी नज़रों को घुमाकर चैंग की तरफ किया। चैंग ने सिर्फ नोट किया, एक अश्योरेंस वाला नोट, एक ऐसा नोट जो बिना शब्दों के ये कह रहा था, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सब कुछ संभाल लेंगे, आगे जो होगा वो हम सब देख लेंगे, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ बैंक हाइंसबर्ग चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के ऑफिस स्टेशन में माहौल कुछ ज़्यादा ही अजीब हो रखा था। चीखने चिल्लाने की आवाज़ दूर से सुनी जा सकती थी, सुनना इतना मुश्किल भी नहीं था, पर जैसे जैसे आगे बढ़ो सीन और ज़्यादा भयानक हो रहा था। लगभग 4 से 6 लोग उस कमरे में सोफे पर बैठे हुए थे, उनके सामने ज़ान खड़ा हुआ था। एक लेडी ने ईज़ा को पकड़ रखा था, ईज़ा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने ज़ान को कसकर पकड़ रखा था ताकि ज़ान आगे ना बढ़ सके, और जैस काउच पर बिल्कुल किसी क्वीन की तरह बैठी हुई थी। ऐसा लग रहा था एक पल के लिए तो ये कोई वेलफेयर सोसाइटी नहीं है, इनफैक्ट जैस का पर्सनल कोर्ट रूम है जहाँ पर वो सब पर रूल कर सकती है, और उसके आगे सब लोग सिर्फ उसके हाथों की कठपुतली जो उसके इशारों पर नाचेंगे।
फाइनली जैस ने अपने हाथ को वहीं टेबल पर रखते हुए कहा, कम ऑन स्वीट हार्ट, अब मान भी जाओ, इतना भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ कुछ पल की ही बात है, वरना याद रखो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा ब्रूटल होंगे। ये लोग ईसा को अडॉप्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और लॉ भी यही कहता है। क्यों, मैंने सही कहा ना? ये कहते हुए उसने एक लेडी ऑफिसर की तरफ देखा। उस लेडी ऑफिसर ने भी जैस की तरफ देखा, फिर सान की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, लॉ यही कहता है कि हम किसी भी बच्चे की सिक्योरिटी, उसकी गार्जियनशिप या ये कहो उसकी पेरेंटिंग ऐसे पेरेंट या ऐसे शख्स को नहीं दे सकते जो मेडिकली अनफिट हो, ड्रग एडिक्टेड हो या फिर अनसाउंड माइंड हो, क्योंकि इन फ्यूचर तुम उस बच्चे की लाइफ के लिए खतरा हो सकते हो। तुम उस बच्चे के लिए बिल्कुल भी सूटेबल पर्सन नहीं हो। यू आर टोटली अनफिट, इनफैक्ट यू आर डेंजर फॉर हिम। सो आई एम सॉरी मिस्टर शाविजान, आप मेडिकली अनफिट है, आपकी रिपोर्ट ये कह रही है। ये कहते हुए वो लेडी ऑफिसर बस सिर्फ जान की रिपोर्ट को पलट रही थी। जान ने खुद को उन दो लोगों से छुड़ाते हुए कहा, छोड़ो मुझे, मेरे बच्चे को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। आई एम हिज फादर एंड व्हाट द रबिश आर यू सेइंग? हाँ, कौन सी रिपोर्ट, क्या चीज़, क्या बकवास कर रहे हो तुम सब? सीरियसली आई सो यू ईच एंड एवरीवन, जो कुछ भी हो रहा है ना, ये टोटली अनफेयर है, टोटली। और ये सब तुम लोग उसके साथ मिले हुए हो ना, तुम उसके साथ मिले हुए हो ना, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये कहते हुए जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। ईसा ने चीखते हुए कहा, डैड डैड प्लीज सेव मी डैड, ही इज सो बैड अंकल। ये कहते हुए वो इंसान की पकड़ में से छूटने की कोशिश कर रहा था। इस आदमी ने ईसा को पकड़ रखा था, पर पकड़ इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि ईसा चाहकर भी उस आदमी से खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। जान ने जब ईसा की चीखों को सुना तो उसने ईसा की तरफ देखते हुए कहा, नो बेबी नो, डोंट क्राई, डैड इज हियर। हाँ, कोई भी तुम्हें कुछ नहीं करेगा बेबी, आई एम हियर, ओके। ईसा तो स्ट्रॉन्ग बेबी है ना, ईसा डैड का स्ट्रॉन्ग बेबी है। चुप, मैं यहाँ हूँ ईसा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होगा, हाँ कुछ नहीं होगा, प्लीज बेबी, चुप हो जाओ। नहीं तो जान ईसा को चुप कराने लगा, क्योंकि वो देख सकता था कि ईसा का पूरा चेहरा रोते रोते लाल हो चुका है और वो लगातार जान की ऐसी हालत को देखकर ज़्यादा डरा हुआ है। इसीलिए जान को खुद से भी ज़्यादा चिंता ईसा की हो रही थी, क्योंकि इस पूरी सिचुएशन का असर ईसा के माइंड पर क्या पड़ेगा ये वो इमेजिन भी नहीं कर सकता। इनफैक्ट आफ्टर रिजल्ट क्या होंगे इसके बारे में सोचकर जान की सांस लगभग अटके जा रही थी। उसका दिल पूरी तरीके से उसके हालत में आ गया था। बार बार सिर्फ यही दुआ कर रहा था कि सुजन कुछ ऐसा करे जिससे ये सब कुछ इस पूरी सिचुएशन से जान बाहर निकल सके। पर उन सबसे पहले जान को ईसा के बारे में सोचना होगा, उसे संभालना होगा, क्योंकि जान तो संभाल सकता है पर ईसा वो तो भी बच्चा है ना, उसे जान की ज़रूरत है। जान से भी ज़्यादा इस वक्त अपने डैड की ज़रूरत है, एक विश्वास की ज़रूरत है जो ईसा को ये बिलीव करा सके कि उसे कुछ नहीं होगा। जैस ने इस पूरी सिचुएशन को देखा, ईसा और जान को देखा, फिर उसने उस चेयर पे से खड़े होते हुए कहा, माय गॉड, मैं तो यहाँ बैठे बैठे थक गई। ऑलमोस्ट 3 घंटे हो चुके हैं मुझे फैमिली ड्रामा देखते हुए, और कितना देर और मुझे वेट करना पड़ेगा। ये कहते हुए उसने एक ऑफिसर की तरफ देखा। उस ऑफिसर ने जैस के पास आते हुए कहा, ज़्यादा देर वेट करने की ज़रूरत नहीं है मैडम, अगर ये नहीं मान रहा है तो हम ऑर्फनेज में इस बच्चे को दे सकते हैं, ईजी एंड सिंपल। वैसे भी पेरेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं, ये लोग ये कपल इस बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? ये कहते हुए उसने उस कपल की तरफ इशारा किया जो अभी अभी वहाँ पर आया था। जैस ने उस पर्सन की तरफ देखा। उस पर्सन ने तुरंत जैस के पास आते हुए कहा, जी मैम, हम पूरी तरीके से तैयार हैं, ये बच्चा हमें पसंद आया। ये कहते हुए वो ईसा को छूने की कोशिश कर रहे थे, पर ईसा ने तुरंत अपने पैर से जोरदार किक उस शख्स को मारी जो उसे पकड़ कर खड़ा हुआ था। और ईसा की वो किक इतनी ज़्यादा इंस्टेंट और सडन हुई थी कि एक पल के लिए तो वो ऑफिसर भी संभल नहीं पाया, और इससे पहले कि वो संभल पाता ईसा तुरंत उस ऑफिसर की गोद से उतरता है। उसके बाद उसके सामने जो शख्स खड़े हुए थे उन्हें धक्का देता हुआ जान की दिशा में भागने लगता है। दूसरी तरफ जान ने ईसा का जब एक्शन देखा था और शख्स को ईसा की तरफ बढ़ते हुए देखा था, जान भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया था, वो भी छटपटा रहा था। और जैसे ही उसने ईसा को अपनी तरफ भागते हुए देखा, जान ने भी अपने जो शख्स उसको पकड़ कर खड़े थे उन्हें धक्का दिया और वो भी ईसा की डायरेक्शन में दौड़ने लगा। और इससे पहले कोई भी उन दोनों को पकड़ पाता है, समझ पाता, जान और ईसा ऑलरेडी उस पूरे से हॉल के बीच में आ चुके थे। जान तुरंत जमीन में बैठता है और ईसा एक पल में ही जान की बाहों के अंदर था। जान ने अपनी पूरी बाहों से ईसा को बस ढक लिया था, कवर कर लिया था। उसके थरथराते हुए शरीर को जान अपनी बॉडी की वार्मथ दे रहा था और उसे बस शांत करने की कोशिश कर रहा था। ईसा ने कहा, बेबी कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ, प्लीज शांत हो जाओ बेबी, आई एम हियर। ये कहते हुए जान सिर्फ ईसा को शांत कराने लगा। उसने ईसा को बहुत टाइटली होल्ड कर रखा था, इतनी टाइटली जैसे कि जान की जान बस इसी मोमेंट में आकर अटकी हुई है। एक पल के लिए भी अगर किसी और शख्स ने एक बार फिर से ईसा को जान से दूर किया ना तो जान मर जाएगा, यही मर जाएगा। और ये हालत सिर्फ जान की नहीं थी, ईसा की भी यही हालत थी। इसलिए दोनों बस एक दूसरे को थाम कर उस फर्श पर बैठे हुए थे, बिना इस बात की परवाह किए कि कोई इनके बारे में क्या सोचेगा, क्योंकि दोनों ही इस वक्त बदहाल हवास में थे। जान कल से लेकर रात तक और अब पूरी सुबह से लेकर टॉर्चर ही हो रहा था। लोग उसे सिर्फ ह्यूमिलेट कर रहे थे, अजीब अजीब बातें कर रहे थे उसके बारे में, उसे टॉर्चर कर रहे थे, हद से ज़्यादा मेंटली टॉर्चर। फिजिकली ना सही, लेकिन जो मेंटली प्रेशर था जान के माइंड के लिए वो इस वक्त बहुत ज़्यादा था। और जैस वो सिर्फ जान को तोड़ना चाहती थी। और इस वक्त
जैस पूरे सिचुएशन को बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग आइज के साथ देख रही थी। इनफैक्ट उसी ने अपने सभी ऑफिसर को इशारा कर कर रोक दिया था कि वो अभी फैमिली का एक ब्यूटीफुल मोमेंट को ब्रेक ना करे, क्योंकि यही एक मौका है कि इसके आगे जैज सान को तोड़ सकती है। तो अभी सान को ये मोमेंट एंजॉय करने देना चाहिए और सान को मालूम होने देना चाहिए कि इसके आगे उसे जैज के आगे झुकना ही होगा। वहीं लगभग 10 मिनट के बाद जब फाइनली ईसा थोड़ा सा काम हो गया था और सान भी कहीं हद तक काम हो गया था, अब जाकर जैज ने सान के पास बैठते हुए कहा, स्वीट हार्ट। ये कहते उसने सान को जैसे ही छूने की कोशिश की, सान ईसा को लेकर बस आगे खिसक जाता है। उसने ईसा को अपनी बाहों में छुपाते हुए जैज की तरफ देखते हुए कहा, क्या कर रही हो, दूर रहो मुझसे, दूर रहो। जैज ने कहा, तुम खुद भी डरे हुए हो और तुम बच्चे को भी डरा रहे हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ईसा की मेंटली स्टेट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये कहते हुए उसने ईसा की तरफ इशारा किया और सान को ईसा की तरफ देखने के लिए कहा। जान ने एक पल के लिए ईसा की तरफ देखा। ईसा सच में बहुत बुरी तरीके से कांप रहा था और ये देखकर सान का बस दिल टूट गया था, कई टुकड़ों में टूट गया। उसने अपनी आंसू भरी निगाहों से जैज की तरफ देखा। जैज ने कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा स्वीट हार्ट, सब कुछ, इतना भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ मैं तुम्हें एक ऑफर ही तो दे रही हूँ, 6 महीने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं, 6 मंथ्स। एंड मुझे तो यकीन नहीं आ रहा तुम कोई कैसे इस ऑफर के लिए मना कर सकता है। व्हाई डोंट यू बिकम माय शुगर बेबी? आई प्रॉमिस मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। आई प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग। यू नो ना, मेरे हस्बैंड के साथ डाइवोर्स हो गया है एंड डाइवोर्स के बाद मुझे बहुत सारा पैसा मिला है, बहुत सारा। और उस पैसे को मैं किसी के साथ बांटना चाहती हूँ और तुम मेरी फर्स्ट चॉइस हो। जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा था तुम मेरी फर्स्ट चॉइस बन गए थे। तो मैं बस तुम्हारे साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। हम बीच पर जाएंगे, फैमिली टूर्स करेंगे। हाँ, मैं मीसा को भी अपने साथ लेकर चलूंगी। ईसा और मीसा दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाएंगे, है ना स्वीट हार्ट? उसने ईसा को पकड़ने की कोशिश की पर जान ने तुरंत ईसा को अपने अंदर छुपा लिया था। उसने जैज कर देखते हुए कहा, मेरे बच्चे से दूर रहो, उसे छूने की कोशिश भी मत करना। जैज ने कहा, मैं तो सोच रही थी कि मीसा को एक फ्रेंड मिल जाएगी और ईसा को भी एक पार्टनर मिल जाएगा, पर शायद तुम ये नहीं चाहते। खैर कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे बच्चे से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ तुमसे मतलब है। तो बेबी प्लीज़ इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लो, राजी राजी, वरना ये लोग यहाँ पर आ गए हैं और ये तुम्हारे साथ जोर ज़बरदस्ती करेंगे। और मैं पूरी तरीके से कह सकती हूँ कि नहीं तो तुम्हें वो पसंद आएगी और ना ही ईसा बेबी को, है ना? तो सब काम को आसानी से हो जाने दो, ज़्यादा शोर शराबा मत मचाओ कि वो किसी के लिए भी ठीक नहीं होगा। डिड यू गेट दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये कहते हुए जैज ने जान के हाथ में एक कॉन्ट्रैक्ट फाइल रख दी थी और वो उसकी आंखों में देखकर कहने लगी, जल्दी करो, तुम्हारे पास यही मौका है। ये लोग तुम्हारे बच्चे के नए पेरेंट्स होंगे।